अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल फिट-फाट होंगे। तो आज से हम एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? और ये जावा के ऊपर बेस करती है और इस सीरीज का नाम है आपके पास जावा कलेक्शंस, ठीक है? जिसको हम जावा के डेटा स्ट्रक्चर्स के नाम से भी समझते हैं, ठीक है? तो भाई देखो, जावा कलेक्शंस एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है अकॉर्डिंग टू जावा डेवलपर्स, ठीक है? जो भी जावा डेवलपर बनना चाहते हैं, उनको जावा कलेक्शंस मतलब डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में बिल्कुल ज़रूरी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? मतलब इन टॉपिक्स की नॉलेज होना जावा डेवलपर को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई देखो, हमारे पास टॉपिक का नाम क्या है? जावा कलेक्शंस, ठीक है? जावा कलेक्शंस की जब भी हम बात करते हैं, इसका मतलब है हमारे पास सबसे पहले माइंड में एक कॉन्सेप्ट आता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, जिसको हम जावा कलेक्शन से पहले एरेस के थ्रू समझते हैं, ठीक है? भाई देखो, एरेस के अंदर क्या होता है? एरेस के अंदर हम एट अ टाइम मल्टीपल वैल्यूज, मल्टीपल एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं, ठीक है? मतलब ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ग्रुप ऑफ वैल्यूज हम एरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन जावा के अंदर ये जो डेटा स्ट्रक्चर है जिसको हम एरे कहते हैं, ठीक है? इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है? मतलब इसके अंदर कुछ खामियां हैं, ठीक है? तो उन खामियों को दूर करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आया था जिसको हम कहते हैं जावा कलेक्शंस या डेटा स्ट्रक्चर्स। तो मैं यहाँ पे आपको डायग्राम से समझाता हूँ कि जावा कलेक्शंस का जो टॉपिक है वो हम क्यों यूज करते हैं और वो क्यों जावा डेवलपर के लिए जरूरी होता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, जब भी हम मल्टीपल वैल्यूज को किसी एक जगह पे स्टोर करने की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है? एरे, ठीक है? एरे क्या है? एरे आपके पास एक ऐसा स्पेशल टाइप का आप वेरिएबल कह सकते हो जिसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज एट अ टाइम स्टोर कर सकते हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स एट अ टाइम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है? तो देखो, एरे के अंदर हमारे पास फीचर्स क्या क्या होते हैं? भाई देखो, जब भी हम एरे बनाएंगे, एक फीचर तो यह है कि हम उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। दूसरा काम क्या होता है कि एरे के अंदर जो भी डेटा हम स्टोर करते हैं वो सेम डेटा टाइप का होना चाहिए। इसका मतलब भाई आपको पता है जावा के अंदर जब भी हम एरे डिक्लेयर करते हैं तो हम उसकी डेटा टाइप भी डिफाइन करते हैं। अब अगर मैंने एरे इंटीजर टाइप का बनाया है तो जाहिर बात है उस एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं वो इंटीजर डेटा टाइप की ही होनी चाहिए। सेम डेटा टाइप मतलब होमोजीनियस डेटा टाइप, मतलब होमोजीनियस एलिमेंट्स होने चाहिए। मतलब अगर आपने स्ट्रिंग डेटा टाइप का एरे बनाया है तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितनी भी वैल्यूज हैं, उन सब की डेटा टाइप स्ट्रिंग ही होनी चाहिए, ठीक है? एक तो ये पॉइंट हो गया। और दूसरा मतलब ये जो एरे डेटा स्ट्रक्चर है इसका दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि एरे आपके पास फिक्स्ड लेंथ होता है। फिक्स लेंथ का मतलब कि भाई देखो, जब भी आप एरे बनाते हो, एरे को डिक्लेयर करते हो तो आपको एरे की लेंथ भी बतानी पड़ती है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने एरे बनाया, मैंने उसकी लेंथ डिफाइन कर दी 5, ठीक है? मैंने उसकी लेंथ क्या डिफाइन कर दी? 5। इसका मतलब मैं 0 इंडेक्स से लेके 4 इंडेक्स तक डेटा उस एरे के अंदर स्टोर कर सकता हूं, ठीक है? इसका मतलब है अगर मैं 5 से ज्यादा डेटा डालने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास एक्सेप्शन जनरेट होगी, ठीक है? मतलब एरे क्या होता है? फिक्स लेंथ होता है। इसका मतलब अगर आपको ये जरूरत पड़ती है और अगर आपको पता हो कि हमारे एरे के अंदर इतनी ही वैल्यूज स्टोर होंगी तब आप उसको एक फिक्स लेंथ देते हो। इसका मतलब अगर उससे ज्यादा यूजर डेटा स्टोर करने की कोशिश करेगा तो आपके पास एक्सेप्शन आएगी। और फिर देखो थर्ड क्या कह रहा है? लैक ऑफ मेथड्स फॉर ऑपरेशंस, ठीक है? मतलब एरे ये जो हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके अंदर मेथड्स की कमी है, ठीक है? मतलब हमें जो ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है, जो मोस्ट कॉमन ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं उसके रिलेटेड जितने भी मेथड्स हैं वो हमें गिवन नहीं है एरे के केस में, ठीक है? इसका मतलब वो मेथड्स कौन कौन से हैं जो हमारे पास गिवन नहीं होते एरे के साथ? फॉर एग्जाम्पल, मुझे सर्चिंग करनी है, मतलब एरे के अंदर से मुझे सर्चिंग करनी है, ठीक है? मतलब मुझे कोई पर्टिकुलर एलिमेंट, पर्टिकुलर डेटा फाइंड करना है तो उसका मेथड भी मुझे एरे के साथ नहीं मिलता। फिर अगर मुझे सॉर्टिंग करनी है, ठीक है, सॉर्टिंग मतलब जिस तरह से आपने सुना होगा हम एरे के अंदर की वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर सॉर्ट करना चाह रहे हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी कोई मेथड हमारे पास अवेलेबल नहीं होता एरे के केस में। फिर इसी तरह अगर मुझे किसी पर्टिकुलर मतलब अगर मुझे एरे के मिडिल में कहीं डेटा इंसर्ट करना है, किसी स्पेसिफिक वैल्यू, किसी स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर डेटा स्टोर करना है तो उसके लिए भी मेरे पास कोई मेथड मौजूद नहीं है। फिर इसी तरह मैनिपुलेशन है, डिलीशन है, मतलब डेटा डिलीट वगैरह करना है तो उसके लिए जितने भी हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं तो उन ऑपरेशंस के लिए जो मेरे पास मेथड्स होते हैं वो मुझे एरे के केस में नहीं मिलते।
ठीक है, मतलब एरे का पहला पॉइंट कि जो भी डेटा होगा, जो भी आप डेटा डालोगे, वैल्यूज डालोगे, वो सेम डेटा टाइप का होना चाहिए, और जो लेंथ आपने डिफाइन कर दी वो आपके पास फिक्स हो जाता है, मतलब उससे ज्यादा आप डेटा स्टोर नहीं कर सकते। अगर डेटा स्टोर करोगे तो एक्सेप्शन आएगी। और फिर अगर आपको एरे के साथ कोई कॉमन ऑपरेशंस परफॉर्म करने, जिस तरह सर्चिंग, सॉर्टिंग, इंसर्शन, डिलीशन, तो उसके लिए हमारे पास मेथड्स मौजूद नहीं है एरे के केस में, ठीक है। और एरे आपके पास क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसलिए आपके पास कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है किसका, जावा कलेक्शंस का। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं चाह रहा हूं कि भाई मैं एक ऐसा एरे बनाना चाह रहा हूं जिसके अंदर हो सकता है कि डिफरेंट डेटा टाइप का डेटा भी मुझे स्टोर करना पड़ जाए, ठीक है, इसका मतलब उस केस में मैं एरे यूज नहीं कर सकता, ठीक है। फिर अगर मेरे पास ये कॉन्सेप्ट है, मतलब अगर मैं ये चाह रहा हूं कि वो जो मेरा एरे है उसके अंदर फिक्स लेंथ नहीं होगी, ठीक है, मतलब मैं एक ऐसा एरे बनाना चाह रहा हूं, एक ऐसी कलेक्शन बना रहा हूं जिसके अंदर मुझे नहीं पता कि कितना डेटा मैं स्टोर करूंगा, ठीक है, मतलब मुझे उसकी लेंथ नहीं पता, मतलब मैं उस एरे के अंदर 10 वैल्यूज भी स्टोर कर सकता हूं, 50 भी स्टोर कर सकता हूं, 100 भी स्टोर कर सकता हूं। इसका मतलब मुझे एक ऐसा एरे बनाना है जिसको मुझे फिक्स लेंथ भी नहीं रखना। और तीसरी बात कि भाई मुझे अगर उस कलेक्शन के साथ, एरे के साथ फॉर एग्जांपल मेथड चाहिए जिसके अंदर मैं सर्चिंग करवाना चाह रहा हूं, सॉर्टिंग वगैरह, इंसर्शन, डिलीशन करवाना चाह रहा हूं, तो उस केस में भी मैं एरे का कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकता। तो अगर मैं चाह रहा हूं कि भाई मुझे डिफरेंट डेटा टाइप का डेटा चाहिए, मुझे फिक्स लेंथ भी नहीं चाहिए, और मुझे अपने ऑपरेशंस के लिए, कॉमन ऑपरेशंस के लिए मेथड्स की भी जरूरत पड़ेगी, तो उस केस में मैं एरे का यूज नहीं करूंगा। इन्हीं खामियों को दूर करने के लिए जावा ने हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया जिसको हम कहते हैं जावा कलेक्शंस, ठीक है। भाई देखो जावा कलेक्शंस, देखो कलेक्शंस के एंड में एस लगा हुआ है, और इस एस का क्या मतलब है, एस का मतलब है कि इसके अंदर, मतलब जावा कलेक्शंस आपके पास एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके अंदर बहुत सारी क्लासेस हैं, बहुत सारे इंटरफेसेस हैं, जिनका एक पर्टिकुलर मकसद है कि वो आपका मल्टीपल डेटा स्टोर करवाने की सलाहियत रखते हैं। और एरे के अंदर जो खामियां थी उन सबको भी आपको रिमूव करके देता है कौन, कलेक्शंस, ठीक है। तो देखो कलेक्शंस के अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हो, ठीक है, सेम उसी तरह जिस तरह एरे के अंदर आप स्टोर करते हो, ठीक है। कलेक्शंस के अंदर भी आप मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हो, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हो। और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं भाई, देखो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कलेक्शंस के अंदर आप जो भी डेटा स्टोर करते हो वो सेम डेटा टाइप का भी हो सकता है और डिफरेंट डेटा टाइप का भी हो सकता है। इसका मतलब कि आपके पास जो कलेक्शंस हैं उनके अंदर होमोजीनियस एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। देखो होमोजीनियस का मतलब अगर आप एक कलेक्शन बना रहे हो तो आप उसके अंदर सेम डेटा टाइप का डेटा भी स्टोर कर सकते हो, और हेट्रोजीनियस का मतलब कि आप उसके अंदर डिफरेंट डेटा टाइप का डेटा भी स्टोर कर सकते हो। इसका मतलब आपने एक कलेक्शन बनाई, उसके पहले इंडेक्स के ऊपर आपने स्ट्रिंग स्टोर कर दिया, सेकंड पे आपने इंटीजर स्टोर कर दिया, थर्ड पे आपने फ्लोट या डबल स्टोर कर दिया, ठीक है। तो ये काम आप कलेक्शंस के साथ तो कर सकते हो, लेकिन एरे के साथ आप ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो कलेक्शंस ने सेम डेटा टाइप वाला जो खामी थी उसको क्या कर दिया, पूरा कर दिया। फिर देखो सेकंड पॉइंट, रीसाइजेबल लेंथ। रीसाइजेबल लेंथ मतलब भाई देखो एरे में क्या कह रहा था कि एरे की लेंथ फिक्स्ड होती है, मतलब जो लेंथ आप डिफाइन कर देते हो उससे ज्यादा आप डेटा स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन कलेक्शंस क्या होते हैं, रीसाइजेबल होते हैं, मतलब जब आपने कलेक्शन बनाई, आपने उसके अंदर 5 आइटम्स स्टोर कर दिए, लेकिन आगे जाके आपने 5 और स्टोर कर दिए, फिर आगे जाके आपने 10 आइटम्स और स्टोर कर दिए, ठीक है। तो जैसे जैसे आप कलेक्शंस के अंदर डेटा स्टोर करते जाओगे वैसे वैसे ऑटोमेटिकली कलेक्शन अपना जो साइज है वो रीसाइज करता जाएगा, एक्सपेंड करता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा फीचर है आपके पास किसका, कलेक्शंस का, जो हमें एरे डेटा स्ट्रक्चर के साथ नहीं मिलता, ठीक है। फिर देखो थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में क्या है, मैनी मेथड्स फॉर ऑपरेशंस। कौन से ऑपरेशंस की बात कर रहा है, यही ऑपरेशंस की बात कर रहा है, सर्चिंग, सॉर्टिंग, इंसर्शन, मैनिपुलेशन एंड डिलीशन। मतलब ये जो ऑपरेशंस है ना, सर्चिंग, सॉर्टिंग, ये हमें मोस्टली हर कलेक्शन के साथ जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसलिए कलेक्शंस के अंदर ये जो ऑपरेशंस हैं, सर्चिंग, सॉर्टिंग, इनके लिए बने बनाए मेथड्स हमारे पास पहले से मौजूद हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया कि कलेक्शंस के अंदर बहुत सारे इंटरफेसेस हैं, बहुत सारी क्लासेस हैं, उन सारी क्लासेस के अंदर, उन सारे इंटरफेसेस के अंदर ये तीनों चीजें आपको लाजमी मिलेंगी। मतलब सेम डेटा टाइप का डेटा भी स्टोर कर सकते हो, डिफरेंट डेटा टाइप का डेटा भी स्टोर कर सकते हो,
दूसरी चीज क्या है, रीसाइजेबल लेंथ होगी, मतलब आप डेटा इंसर्ट करते जाओ, कलेक्शन ऑटोमेटिकली अपना साइज बढ़ाती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी, रीसाइज करती जाएगी। और अगर आपको कलेक्शंस के अंदर फॉर एग्जांपल सर्चिंग का काम करना है, सॉर्टिंग, इंसर्शन, डिलीशन वगैरह का काम करना है, तो उसके लिए मेथड्स भी हमारे पास कलेक्शंस के अंदर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है आपके पास एरे के अंदर जो कि एक डेटा स्ट्रक्चर है और कलेक्शंस के अंदर। क्योंकि भाई देखो, एक कंफ्यूजन आप यहीं पे दूर कर लो कि कलेक्शंस को ही डेटा स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। ठीक है, मतलब अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछे तो आप बस ये डिफरेंस बता सकते हो कि भाई आपके पास जो डेटा स्ट्रक्चर होता है वो सेम डेटा टाइप होता है, फिक्स लेंथ होता है और उसके अंदर लैक ऑफ मेथड्स, मतलब मेथड्स की कमी होती है जो हम रोजमर्रा रूटीन में यूज करते हैं। लेकिन कलेक्शंस के अंदर, ठीक है, वो भी कलेक्शंस भी आपके पास डेटा स्ट्रक्चर्स ही कहलाती हैं, लेकिन उसके अंदर आप होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस दोनों टाइप के एलिमेंट्स डाल सकते हो, उसकी लेंथ रिसाइजेबल होती है। और जो ऑपरेशंस हैं, जो डेली बेसिस के ऑपरेशंस होते हैं, जिस तरह इंसर्शन, डिलीशन, सॉर्टिंग, सर्चिंग वगैरह, वो आप कलेक्शंस के साथ कर सकते हो। क्योंकि देखो, एरे को भी डेटा स्ट्रक्चर माना जाता है और आपके पास कलेक्शंस को भी डेटा स्ट्रक्चर्स माना जाता है। ठीक है, तो देखो, अगर ये डायग्राम आपके माइंड में अच्छे से बैठ गई तो आपको कलेक्शंस का कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं भूलेगा। ठीक है, तो अब आते हैं इसके कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, कलेक्शंस क्या है, बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जावा का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, द कलेक्शन इन जावा इज अ फ्रेमवर्क दैट प्रोवाइड्स एन आर्किटेक्चर टू स्टोर एंड मैनिपुलेट द ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब देखो, ये जो कलेक्शन फ्रेमवर्क है ये क्या है, जावा का एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, और ये क्या प्रोवाइड करता है, आपको एक आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है। आर्किटेक्चर मतलब आपको एक तरीके का प्रोवाइड करता है जिसके अंदर आप अपना मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हो और उसके साथ मैनिपुलेशन परफॉर्म कर सकते हो, मतलब उसके साथ काम कर सकते हो, उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, मेथड्स वगैरह अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मतलब अपने ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से स्टोर करना है, किस तरह से मैनिपुलेट करना है, ये जो तरीकेकार है ये आपको कौन प्रोवाइड करता है, कलेक्शन फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जो कि जावा का एक फ्रेमवर्क है। फिर देखो सेकंड पॉइंट, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, जावा कलेक्शंस कैन अचीव ऑल द ऑपरेशंस दैट यू परफॉर्म ऑन अ डेटा सच एज सर्चिंग, सॉर्टिंग, इंसर्शन, मैनिपुलेशन एंड डिलीशन। ठीक है, मतलब भाई देखो, जब भी हम कलेक्शन बनाते हैं ना, मतलब मल्टीपल डेटा जब भी हम किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक जगह पे स्टोर करते हैं, तब हमें ये वाले ऑपरेशंस परफॉर्म करने की जरूरत पड़ती है। मतलब एक कलेक्शन है, एक एरे है, उसके अंदर से डेटा सर्च करना है, सॉर्टिंग करना है, इंसर्ट करना है। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेशन हमें जावा कलेक्शंस में तो मिलते हैं लेकिन एरे के अंदर नहीं मिलते। ठीक है, इसलिए हम जावा कलेक्शंस को प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, फिर देखो थर्ड पॉइंट, जावा कलेक्शन मींस अ सिंगल यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब जावा कलेक्शन का मतलब क्या है, भाई देखो, कलेक्शन का जो डेफिनेशन है वो सेम वही है जो एरे की है। ठीक है, लेकिन बट डिफरेंस क्या है वो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बता दिया। क्योंकि एरे के अंदर भी हम कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स स्टोर कर सकते हैं एक ही सिंगल यूनिट के अंदर, सेम उसी तरह एरे के अंदर भी हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हैं। तो मतलब कलेक्शन और एरे दोनों के अंदर हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एक ही सिंगल यूनिट में स्टोर कर सकते हैं। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, देखो अब यहाँ पे क्या बता रहा है, जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स मेनी इंटरफेसेस। मतलब देखो, जावा कलेक्शन ये जो फ्रेमवर्क है ना, इसके अंदर आपके पास बहुत सारे इंटरफेसेस भी हैं और बहुत सारी क्लासेस भी हैं। ठीक है, देखो इंटरफेसेस कौन कौन से हैं, यहाँ पे देखो सेट है, लिस्ट है, क्यू है, डीक्यू है। और क्लासेस कौन कौन सी है, एरे लिस्ट है, वेक्टर है, लिंक लिस्ट है, प्रायोरिटी क्यू, हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, प्री सेट। मतलब बहुत सारी क्लासेस भी मौजूद है और बहुत सारे इंटरफेसेस भी मौजूद हैं इस जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर। ठीक है, और इन सारे इंटरफेसेस और क्लासेस की कॉमन प्रॉपर्टीज क्या है कि भाई हम डिफरेंट डेटा टाइप का डेटा भी स्टोर कर सकते हैं, रिसाइजेबल लेंथ होती है और बहुत सारे मेथड्स हमें गिवन होते हैं ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो एक ये पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए। फिर देखो कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे बता रहा है, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, द जावा कलेक्शंस फ्रेमवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरफेसेस, क्लासेस which helps in storing and processing the data efficiently। मतलब देखो, मतलब ये जो आपके पास फ्रेमवर्क है ना जावा कलेक्शन, ये किस चीज का कलेक्शन है, मतलब किन चीजों से मिलके बना है। इसके अंदर देखो बहुत सारे इंटरफेसेस हैं, क्लासेस हैं, जिनका काम क्या है, डेटा को स्टोर करना और उनके ऊपर प्रोसेसिंग करना बिल्कुल एफिशिएंट तरीके से।
ठीक है। और देखो इनके अंदर जितने भी इंटरफेसेस हैं, क्लासेस हैं, वो अलग अलग तरीके से डेटा स्टोर भी करवाते हैं और अलग अलग तरीके से हम उनके ऊपर ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, प्रोसेसिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये सब कुछ हम आगे जाके प्रैक्टिकली देखेंगे, जितनी भी क्लासेस हैं, जितने भी इंटरफेसेस हैं, उन सबको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। फिर देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, दिस फ्रेमवर्क हैज सेवरल यूजफुल क्लासेस व्हिच हैव टन्स ऑफ यूजफुल फंक्शंस। मतलब इस फ्रेमवर्क के अंदर बहुत सारी क्लासेस हैं, मतलब यूजफुल क्लासेस हैं जो हमारे जावा डेवलपर को हमारे जावा के प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं, बहुत ज्यादा काम में आने वाले हैं। ठीक है, तो मतलब बहुत सारी यूजफुल क्लासेस हैं और उन क्लासेस के अंदर टन्स ऑफ यूजफुल फंक्शन है, मतलब बहुत सारे फंक्शंस भी मौजूद है जो हमारी सहायता करेंगे, जो हमारे लिए काम में आएंगे। ठीक है, विच मेक्स अ प्रोग्रामर टास्क सुपर इजी। ठीक है, मतलब भाई देखो एरे हम यूज करते थे ना, तो एरे के अंदर बहुत सारे हमें काम खुद से परफॉर्म करने पड़ते थे, लेकिन कलेक्शंस के अंदर चूंकि बनी बनाई क्लासेस हैं, बने बनाए मेथड्स हैं, तो ये एक डेवलपर का, ये एक जावा प्रोग्रामर का काम बहुत ज्यादा आसान कर देता है। फिर देखो थर्ड पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, द कलेक्शन इंटरफेस। ठीक है, मतलब आपके पास एक कलेक्शन इंटरफेस होता है और एक दूसरा मैप इंटरफेस होता है। मतलब ये दो आपके पास इंटरफेसेस हैं, कौन कौन सा, एक कलेक्शन इंटरफेस और एक मैप इंटरफेस आर द टू मेन रूट इंटरफेसेस ऑफ जावा कलेक्शंस। इसका मतलब ये दो आपके पास इंटरफेसेस हैं, एक का नाम है कलेक्शन इंटरफेस और दूसरे का नाम है मैप इंटरफेस। देखो कलेक्शन इंटरफेस आपको कौन से पैकेज के अंदर मिलेगा, देखो जावा डॉट यूटिल डॉट कलेक्शन के पैकेज के अंदर आपको ये कलेक्शन इंटरफेस मिलेगा, और मैप का इंटरफेस आपको कौन से पैकेज में मिलेगा, जावा डॉट यूटिल डॉट मैप। मतलब देखो इन दोनों इंटरफेसेस को रूट इंटरफेसेस कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि आपके पास कलेक्शन की जितनी भी क्लासेस हैं या इंटरफेसेस हैं, वो सब इन दोनों इंटरफेसेस को एक्सटेंड करती हैं, इंप्लीमेंट करती हैं। ठीक है, अभी मैं आपको आगे जाके इसकी पूरी एक हायरार्की दिखाऊंगा। ठीक है, जितनी भी कलेक्शन क्लासेस हैं, इंटरफेसेस हैं, इसका पूरा एक मैप, इसकी पूरी एक हायरार्की दिखाऊंगा, पूरा ट्री दिखाऊंगा, जिसमें आपको समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। फिर देखो आगे चलते हैं। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, कलेक्शन बेसिकली क्या है, फ्रेमवर्क है जावा का। अब मैं आपको बताता हूं कि सिर्फ फ्रेमवर्क क्या होता है। ठीक है, मैं कलेक्शन फ्रेमवर्क की बात नहीं कर रहा, मैं ये जो वर्ड है ना आपके पास फ्रेमवर्क, सिर्फ इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पे देखो इसका पहला पॉइंट, देखो फ्रेमवर्क क्या करता है, इट प्रोवाइड्स रेडीमेड आर्किटेक्चर। इसका मतलब कि जो एक फ्रेमवर्क होता है ना, वो आपको बना बनाया आर्किटेक्चर, मतलब बना बनाया तरीकेकार आपको प्रोवाइड करता है। आप जस्ट क्या करते हो, उसको एडॉप्ट करते हो और उसको यूज करते हो, मतलब अपनी कोई चेंजिंग नहीं करते। जो फ्रेमवर्क आपको आर्किटेक्चर बताता है उसी को फॉलो करके आप क्या करते हो, अपना काम करते हो। तो ये होता है आपके पास फ्रेमवर्क। फिर यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट, इट रिप्रेजेंट्स अ सेट ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस। मतलब कोई भी फ्रेमवर्क आप उठा लो, उसके अंदर आपको बनी बनाई क्लासेस, बने बनाए मेथड्स, बने बनाए इंटरफेसेस आपको पहले से प्रोवाइड होते हैं, ताकि आपको खुद से कोड ज्यादा से ज्यादा ना करना पड़े, आपका टाइम बच जाए, आपकी एफर्ट बच जाए। फिर देखो थर्ड पॉइंट, इट इज ऑप्शनल। ठीक है, अब देखो वही बात आ गई कि ये जो फ्रेमवर्क है, चाहे अगर मैं कलेक्शन फ्रेमवर्क की बात करूं, तो ये ऑप्शनल है। मतलब भाई देखो, अगर मैं कलेक्शन फ्रेमवर्क को यूज ना करूं, ठीक है, अगर मैं सिर्फ एरेज का कॉन्सेप्ट यूज करूं, तब भी मेरी एप्लीकेशन बन जाएगी, मतलब मेरा सॉफ्टवेयर तैयार हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर मुझे मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, तभी यहाँ पे कह रहा है कि जो फ्रेमवर्क होता है, जिस तरह कलेक्शन फ्रेमवर्क है, ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप यूज करोगे तो एक प्रोग्रामर का टाइम, एफर्ट, एनर्जी बहुत ज्यादा बच जाती है। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो भाई, देखो मैंने आपको बताया था कि कलेक्शंस ही आपके पास डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं डेटा स्ट्रक्चर्स को आपको समझाऊं कि वो क्या होते हैं, मतलब कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा सो दैट इट कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली। ठीक है भाई, देखो डेटा स्ट्रक्चर आपके पास दो वर्ड से निकला है। ठीक है, डेटा, ठीक है, एक तो डेटा वर्ड है, ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा है आपके पास स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब इन दोनों वर्ड से मिलके क्या बना है, आपके पास डेटा स्ट्रक्चर बना है। डेटा का मतलब कि भाई कोई भी डेटा हो सकता है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, उनको आपने एक जगह, एक सिंगल यूनिट में किस तरह से स्ट्रक्चर करना है, किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर। भाई देखो सपोज करो कि आपके पास मल्टीपल बुक्स हैं। ठीक है, आपके पास घर में मल्टीपल बुक्स हैं, ठीक है, एक से ज्यादा बुक्स हैं। ठीक है, सपोज करो 10 बुक्स हैं आपके पास। अब आपके पास एक अलमारी है। ठीक है, अब आप उस अलमारी के अंदर
अपनी बुक्स को किस तरह से ऑर्गेनाइज करोगे, किस तरह से स्ट्रक्चर करोगे। भाई देखो, एक तो आप ये काम कर सकते हो कि अलमारी के अंदर जो आपकी कबर्ड है उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, अपनी बुक्स को एक के ऊपर एक रख सकते हो। मतलब पहले आपने पहली बुक रखी, उसके ऊपर दूसरी रखी, उसके ऊपर तीसरी बुक रखी। एक तो ये स्ट्रक्चर हो सकता है ऑर्गेनाइज करने का। दूसरा स्ट्रक्चर आप क्या कर सकते हो कि आप एक के साथ एक रख सकते हो कि भाई आपने पहली रखी, उसके आगे आपने दूसरी बुक रखी, फिर उसके आगे आपने तीसरी रखी। मतलब इस तरह से आप कर सकते हो। आप लिटा के बुक्स को रख सकते हो। मतलब अलग अलग तरीके से आप अपनी बुक्स को उस अलमारी के अंदर, उस कबोर्ड के अंदर आप क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो सेम यही कॉन्सेप्ट है डेटा स्ट्रक्चर का कि भाई हमारे पास ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, एक जगह पे किस तरह से स्टोर करना है, किस तरह से उनको ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह से उनको मेंटेन करना है। तो ये सारी चीजें हमें प्रोवाइड करता है डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक है। फिर देखो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, द डेटा स्ट्रक्चर नेम इंडिकेट्स इटसेल्फ दैट ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इन मेमोरी। मतलब डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, तो जाहिर बात है मेरे पास कुछ डेटा होगा, उसको मुझे अपनी मेमोरी के अंदर, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर, जो हमारे पास रैम मेमोरी होती है जहां पे हमारा सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट होता है, तो वहां पे किस तरह से हमें अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करना है, स्टोर करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, देयर आर मेनी वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इन अ मेमोरी एज वी हैव ऑलरेडी सीन वन ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर। मतलब देखो, हमने एरे का डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है। अब एरे के अंदर हम डेटा किस तरह से स्टोर करते हैं, इंडेक्स के ऊपर स्टोर करते हैं। मतलब पहले 0 पे डेटा स्टोर होता है, फिर 1 पे, फिर 2 पे। मतलब ये एक तरीका है। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके हैं जो कि हम इस डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज के अंदर, कलेक्शन की लेक्चर सीरीज के अंदर कवर करेंगे। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि भाई कलेक्शंस को यूज करके, डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज करके आप किस किस तरह से अपना डेटा स्ट्रक्चर कर सकते हो, मतलब डेटा स्टोर कर सकते हो और उसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो भाई यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, यू माइट वांट टू स्टोर डेटा इन, मतलब आपको शायद डेटा इस पैटर्न में स्टोर करने की जरूरत पड़े। वो पैटर्न क्या है भाई, देखो हमारे पास एक पैटर्न होता है लीनियर फैशन। ठीक है, लीनियर फैशन, ये जो पैटर्न है ये कौन कौन यूज करता है, एरे यूज करता है और लिंक्ड लिस्ट यूज करता है। ठीक है, अब देखो लीनियर फैशन में क्या होता है, लीनियर फैशन में डेटा इस तरह से स्टोर होता है। देखो पहले एक एलिमेंट स्टोर होगा, ठीक है, जिस तरह एरे के अंदर पहले 0 इंडेक्स पे डेटा स्टोर होता है। ठीक है, फिर 1 इंडेक्स पे स्टोर होगा, फिर 2 पे स्टोर होगा, फिर 3 पे स्टोर होगा, फिर 4 पे स्टोर होगा। मतलब 1 बाय 1। ठीक है, 1 बाय 1 लीनियर वे में ये डेटा स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपको इस फैशन में डेटा स्टोर करवाना है, जिस तरह बुक्स को आप अलमारी में एक के साथ एक खड़ा करके रख रहे हो, ठीक है, इस तरह भी आप स्टोर कर सकते हो। और सेम इसी तरह यही काम आप अपनी मेमोरी में भी कर सकते हो अगर आपको डेटा इस तरह से स्टोर करना है। ठीक है, तो इस तरह से डेटा स्टोर करना है तो एरे या लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं। फिर देखो इसके बाद वन ऑन द अदर, ठीक है, जिसको हम स्टैक्स भी कहते हैं। मतलब अगर आपको डेटा इस तरह से स्टोर करना है, देखो ये एक आपके पास एलिमेंट है, इसके ऊपर आपने दूसरा एलिमेंट स्टोर करना है, इसके ऊपर तीसरा स्टोर करना है, इसके ऊपर चौथा रखना है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपके पास स्टैक्स में। ठीक है, मतलब कलेक्शन के अंदर आप स्टैक को यूज कर सकते हो, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आप स्टैक को यूज कर सकते हो अगर आप डेटा एक के ऊपर एक स्टोर करवाना चाह रहे हो तो। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। देखो एक और एग्जांपल है हायरार्कल फैशन। ठीक है, हायरार्कल फैशन मतलब ट्रीज में। ठीक है, ट्रीज में क्या होता है, देखो ट्रीज में क्या होता है, एक शाख होती है उससे 2 पत्ते निकल रहे होते हैं, फिर एक और शाख होती है उससे 3 पत्ते निकल रहे होते हैं। ठीक है, मतलब हायरार्की में जिस तरह पेरेंट होता है, भाई एक पेरेंट, एक बाप है, उसके 2 बेटे हैं। ठीक है, उसमें से एक बेटे के 3 बेटे हैं या 3 बेटियां हैं। ठीक है, इस तरह से आपके पास हायरार्की बनी होती है। ठीक है भाई, देखो अगर किसी ने इनहेरिटेंस के अंदर, इनहेरिटेंस की एक टाइप होती है हायरार्कल इनहेरिटेंस, अगर किसी ने हायरार्कल इनहेरिटेंस पढ़ी हुई है तो वो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाएगा कि भाई हायरार्कल फैशन मतलब ट्रीज में डेटा किस तरह से स्टोर होता है। भाई देखो यहाँ पे एक मेरे पास एलिमेंट है, ठीक है, उस एलिमेंट के मैंने यहाँ पे मल्टीपल चाइल्ड्स बना लिए। ठीक है, देखो इस तरह से मैंने मल्टीपल चाइल्ड्स बना लिए, और वो जो मल्टीपल चाइल्ड्स हैं बाद में उनके भी मल्टीपल चाइल्ड्स हो सकते हैं। सेम इसी तरह एक और आपके पास पेरेंट है, उसके मल्टीपल चाइल्ड्स हैं, और फिर उसके बाद उसके मल्टीपल चाइल्ड्स हैं। तो ये आपके पास कहलाता है हायरार्कल फैशन, मतलब ट्रीज। मतलब इस फॉर्म में भी अगर आप डेटा स्टोर करवाना चाहो तो आप करवा सकते हो, कलेक्शंस को यूज करके, डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज करके। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था कि भाई मैं आपको कलेक्शन के अंदर जितनी भी क्लासेस आ जाती हैं, जितने भी आपके पास इंटरफेसेस आ जाते हैं, उन सब की मैं आपको हायरार्की दिखाऊंगा। तो ये है हायरार्की आपके सामने। मतलब देखो
आपके पास जितनी भी क्लासेस हैं, जितने भी इंटरफेसेस हैं इस कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर, उन सब का पेरेंट एक इंटरफेस है जिसका क्या नाम है, आईटीरेबल। भाई देखो राइट साइड पे आप देखो, जो इंटरफेसेस हैं वो इस ब्लू बॉक्स के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहे हैं, जो क्लासेस हैं वो इस ग्रीन कलर से आपके पास इंप्लीमेंट हो रहे हैं। फिर देखो जब एक क्लास किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है तो देखो उसके लिए ये वाला एरो है, ठीक है, जिसके अंदर ये डैश बने हुए हैं। फिर अगर कोई एक इंटरफेस किसी दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड करता है या फिर कोई एक क्लास दूसरी क्लास को एक्सटेंड करता है तो ये वाला एरो यूज होगा। तो यहाँ पे देखो आपके पास ये जितने भी इंटरफेसेस हैं, जितनी भी क्लासेस हैं, उन सब का पेरेंट इंटरफेस कौन है, ये आईटीरेबल। ठीक है, मतलब देखो आईटीरेबल से एक और इंटरफेस यहाँ पे बनाया गया है जिसका क्या नाम है, कलेक्शन इंटरफेस। और देखो कलेक्शन इंटरफेस आपके पास किस किस का पेरेंट है, देखो लिस्ट इंटरफेस, क्यू इंटरफेस, सेट इंटरफेस, इन तीनों इंटरफेस का पेरेंट इंटरफेस कौन सा है, कलेक्शन है। इसका मतलब ये जो तीनों लिस्ट, क्यू और सेट वाले जो इंटरफेसेस हैं, ये कौन से इंटरफेस को एक्सटेंड कर रहे हैं, कलेक्शन इंटरफेस को एक्सटेंड कर रहे हैं। और कलेक्शन खुद किसको एक्सटेंड कर रहा है, आईटीरेबल को एक्सटेंड कर रहा है। तो अब यहाँ पे देखो अगर मैं लिस्ट इंटरफेस की बात करूं, ठीक है, तो देखो लिस्ट इंटरफेस की चाइल्ड क्लासेस कौन कौन सी है, देखो एरे लिस्ट है, लिंक लिस्ट है, वेक्टर है। मतलब ये जो तीनों क्लासेस हैं, ये क्लासेस किसको, कौन से इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लिस्ट इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो जो वेक्टर क्लास है, इस क्लास से मैंने एक और चाइल्ड क्लास बनाई हुई है जिसका क्या नाम है, स्टैक। फिर यहाँ पे आ जाओ, हमारे पास एक क्यू इंटरफेस है, क्यू इंटरफेस से एक चाइल्ड क्लास यहाँ पे डिराइव हो रही है, मतलब ये एक प्रायोरिटी क्यू के नाम से एक क्लास है, ये किसको इंप्लीमेंट कर रही है, क्यू इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है। फिर देखो ये जो क्यू है इसका एक चाइल्ड इंटरफेस है जिसका क्या नाम है, डीक्यू। और यहाँ पे देखो डीक्यू का ये जो इंटरफेस है, इसकी चाइल्ड क्लास एक यहाँ पे मौजूद है जिसका क्या नाम है, एरे डीक्यू। इसी तरह यहाँ पे आ जाओ, सेट इंटरफेस की बात करो, ठीक है, तो ये जो हैश सेट की क्लास है, ये कौन से इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है, सेट इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है। इसी तरह लिंक हैश सेट है, सॉर्टेड सेट है, ट्री सेट है। मतलब ये आपके पास जितनी भी क्लासेस हैं, ये सारी आपके पास जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर आती हैं। मतलब जितने भी इंटरफेसेस हैं जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर आते हैं। अच्छा यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे एक मैप इंटरफेस की बात नहीं हो रही, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक कलेक्शन इंटरफेस है और दूसरा है मैप, लेकिन वो जो मैप इंटरफेस है ना, उसको सेपरेटली डिफाइन किया गया है। मतलब वो जो मैप इंटरफेस है वो कहलाता तो कलेक्शन ही है, लेकिन उसको सेपरेट तरीके से बनाया हुआ है। मतलब अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पे देखो हमारे पास एक मैप इंटरफेस है, ठीक है, इस इंटरफेस से मैंने एक और इंटरफेस यहाँ पे इनहेरिट किया हुआ है, एक्सटेंड किया हुआ है, जिसका क्या नाम है, सॉर्टेड मैप। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ क्लासेस हैं, देखो ट्री मैप, हैश मैप, लिंक हैश मैप, हैश टेबल। अब यहाँ पे देखो ये जो हैश मैप है, लिंक हैश मैप है और ये जो हैश टेबल की क्लास है, ये किसको इंप्लीमेंट कर रही है, मैप इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है। और यहाँ पे जो ट्री मैप की एक क्लास है, ये किसको इंप्लीमेंट कर रही है, सॉर्टेड मैप वाले इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, इसको जरा आपने गौर से देखना है। भाई देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, मैप्स डोंट एक्सटेंड फ्रॉम java.util.collection। मतलब ये जो मैप इंटरफेस है ना, इसका पेरेंट कलेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी ये मैप कलेक्शन के अंदर ही आता है। मतलब ये देखो मैप को ना एक सेपरेट तरीके से डिफाइन किया गया है। मतलब ये जो मैप इंटरफेस है, इसका पेरेंट आपके पास कलेक्शन इंटरफेस नहीं है, लेकिन फिर भी मैप आपके पास कलेक्शन के अंदर आता है। तो यहाँ पे यही कह रहा है, मैप्स डोंट एक्सटेंड फ्रॉम java.util.collection but they are still considered to be a part of the collection framework in Java. So a map is still referred to as a collection. मतलब देखो ये डायग्राम मतलब अलग से बनाई गई है, ठीक है। मतलब ये डायग्राम आपके पास इसके अंदर फिक्स नहीं होगी, क्योंकि मैंने क्या बताया, वो जो मैप इंटरफेस है वो कलेक्शन का चाइल्ड नहीं है, क्योंकि उसको एक सेपरेट तरीके से बनाया गया है इसी कलेक्शन के अंदर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे देखो मैंने दो फिगर्स यहाँ पे रखी हैं, ये वाली फिगर अलग है और ये वाली फिगर आपके पास अलग है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात हो रही है आईटीरेबल इंटरफेस की, ठीक है। भाई देखो आईटीरेबल इंटरफेस के बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाह रहा हूँ। और मैंने क्या बताया कि कलेक्शन का जो इंटरफेस है और कलेक्शन के इंटरफेस से जितने भी इंटरफेसेस इंप्लीमेंट हो रहे हैं, जितने भी क्लासेस आपके पास इनहेरिट हो रही हैं, उन सब का पेरेंट कौन है आपके पास, आईटीरेबल इंटरफेस। जिस तरह यहाँ पे मैंने आपको फिगर में दिखाया
देखो आइटरेबल इन सब का पेरेंट है, ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। तो देखो यहाँ पे इसका पहला पॉइंट क्या कह रहा है, द आइटरेबल इंटरफेस इज द रूट इंटरफेस फॉर ऑल द कलेक्शन क्लासेस। मतलब जितनी भी कलेक्शन क्लासेस हैं, जितने भी कलेक्शन इंटरफेसेस हैं, उन सब का रूट इंटरफेस मतलब पेरेंट इंटरफेस कौन है, आइटरेबल। फिर देखो सेकंड पॉइंट, द कलेक्शन इंटरफेस एक्सटेंड्स द आइटरेबल इंटरफेस। मतलब ये जो आइटरेबल इंटरफेस है, ठीक है, ये पेरेंट है किसका, कलेक्शन इंटरफेस का। एंड देयरफॉर ऑल द सब क्लासेस ऑफ द कलेक्शन इंटरफेस आल्सो इंप्लीमेंट्स द आइटरेबल इंटरफेस। इसका मतलब कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर जितनी भी सब क्लासेस हैं, जितनी भी चाइल्ड क्लासेस हैं, वो कलेक्शन इंटरफेस को भी इंप्लीमेंट करेंगी और आइटरेबल इंटरफेस को भी इंप्लीमेंट करेंगी। क्यों? क्योंकि आइटरेबल कलेक्शन का पेरेंट है, कलेक्शन का रूट इंटरफेस है। फिर यहाँ पे देखो आइटरेबल के बाद कौन सा इंटरफेस आता है, मतलब आइटरेबल का चाइल्ड इंटरफेस कौन सा है, कलेक्शन, जिसके अंदर सारी आपको कलेक्शन क्लासेस या इंटरफेसेस इनहेरिट होते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पे देखो इसका पहला पॉइंट, द कलेक्शन इंटरफेस इज द इंटरफेस विच इज इंप्लीमेंटेड बाय ऑल द क्लासेस इन द कलेक्शन फ्रेमवर्क। इसका मतलब आपके पास जितनी भी क्लासेस हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर, वो सब कौन से इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती हैं, कलेक्शन इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती हैं। इसका मतलब कलेक्शन इंटरफेस के अंदर आपके पास जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं, उन सबको इंप्लीमेंटेशन देना, उन सबको बॉडी देना किसका काम है, कलेक्शन फ्रेमवर्क की चाइल्ड क्लासेस का काम है। तो भाई देखो, अगर आपको ये क्लासेस इंटरफेसेस वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हमारे इस चैनल के ऊपर जावा की एक कंप्लीट मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तकरीबन जिसके अंदर 101 वीडियोस हैं, ठीक है, जिसके अंदर मैंने कंप्लीट जावा सिखाई हुई है। उसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और जितने भी एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे वहां पे मौजूद हैं। तो अगर किसी को इंटरफेस, क्लासेस, इंप्लीमेंटेशन, ठीक है, इनके बारे में नहीं पता, तो आप हमारी वो वाली प्लेलिस्ट देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। फिर देखो यहाँ पे सेकंड पॉइंट, इट डिक्लेयर्स द मेथड्स दैट एवरी कलेक्शंस विल हैव। इसका मतलब कलेक्शन इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड्स मौजूद है, भाई आपको पता है कि इंटरफेस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं, ठीक है, तो जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं उनको इंप्लीमेंटेशन किसने दी हुई है, उसकी चाइल्ड क्लासेस ने दी हुई है। मतलब कलेक्शन इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड्स हैं उन सबको इंप्लीमेंटेशन दी होगी किसने, हमारी चाइल्ड क्लासेस ने। इसलिए कलेक्शन का इंटरफेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर देखो थर्ड पॉइंट, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द कलेक्शन इंटरफेस बिल्ड्स द फाउंडेशन ऑन विच द कलेक्शन फ्रेमवर्क डिपेंड्स। इसका मतलब कि भाई हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो कलेक्शन का इंटरफेस है ना, यही आपके इस कलेक्शन फ्रेमवर्क की बुनियाद रखता है, फाउंडेशन रखता है, ठीक है, क्योंकि जो मेथड्स इसके अंदर हैं वो सारे मेथड्स इंप्लीमेंट करने हैं किसने, कलेक्शन फ्रेमवर्क की चाइल्ड क्लासेस ने, ठीक है। तो ये एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन जावा कलेक्शंस का और डेटा स्ट्रक्चर्स का। बाकी इसके अंदर जितनी भी क्लासेस आती हैं उसको वन बाय वन हम बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। जितने भी इंटरफेसेस हैं, जितनी भी क्लासेस हैं, उनको डीपली हम इस प्लेलिस्ट के अंदर कवर करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप जावा कलेक्शंस के अंदर सारी क्लासेस, आप सारे इंटरफेसेस आप अच्छे से सीखना चाहते हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे प्रेस करो, ताकि जो भी मैं ये वाली वीडियोस अपलोड करूंगा तो इसके नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।